नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे इन्वायरमेंट स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी का मॉक टेस्ट नंबर 6 है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आपको पता है प्रत्येक सेशन में एक मॉक क्वेश्चन होता है हमारा। तो पिछले सेशन का जो मॉक क्वेश्चन आपका 4th नंबर था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मॉक क्वेश्चन प्यारे मित्रों यह था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। सभी प्यारे मित्र कमेंट किए हैं, उनका मैं बहुत से दिल से धन्यवाद करता हूं। तो राइट ऑप्शन जिन्होंने 78% कमेंट किया था, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। आइए सेशन को शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं मॉक क्वेश्चन के आपके। पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन, नियान। ठीक है, तो अक्रिय गैस आपको बताना है। जी हाँ, वायुमंडल में जो अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान हो, तो वह हमारी सभी लोग जानते हैं आर्गन की बात करते हैं। आर्गन की बात कर रहे हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अपना आपका स्कोर क्या है। जी हाँ, अपना स्कोर 25 में से जरूर बताएं। इस सेशन में, इस मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर है, आपकी कितनी तैयारी है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती, जो वायुमंडल है सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन है। देखिए, परसेंटेज भी पूछा जा सकता है और इस टाइप में भी पूछा जा सकता है कि सबसे सर्वाधिक कौन सी है। तो नाइट्रोजन आपको ही करना है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन में 78.09% नाइट्रोजन है। 20.95% दूसरी सबसे बड़ी जो गैस है वह हमारी ऑक्सीजन है। और तीसरा आपका जो आर्गन है 0.93%, लगभग 1% के बराबर है। और चौथा 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, और अन्य गैसों भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। तो ये मात्राएं भी पूछी जा सकती है। ये जो महत्वपूर्ण गैसें हैं आपके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनका प्रतिशतता भी पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व पूछा गया है। नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें कि जिनका सपना है शिक्षक अध्यापिका बनना, हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी। जी हाँ, सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, एनर्जी बरकरार रखना है। सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जो कहलाता है वह हमारा एक ही, जो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, हम बात करें दोस्तों जल वाष्प की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जल वाष्प की बात कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोयस पठार स्थित है। जी हाँ, ये बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, लोयस पठार, तो ये भी संभावित प्रश्न हो सकता है अगर कंपटीशन के लेवल से देखा जाए तो लोयस पठार दोस्तों भारत, जापान, रूस या चीन में है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो ज़रूर आप लोग अपनी भी, ठीक है, अपना ओपिनियन जरूर फीडबैक करें। तो लोयस पठार दोस्तों आपके चीन देश पर स्थित है। देखिए, लोयस पठार के बारे में थोड़ा चीज़ जान लेते हैं। लोयस पठार जो होता है, या लोयस प्लेटो कहते हैं, ये हुआंगुत पठार या हुगानुत गायोन चीनी भाषा में बोलते हैं। और चीन की पीली नदी के ऊपरी मध्य भागों में स्थित है। और लोयस एक प्रकार का दोस्तों बारीक रेतीली मिट्टी को कहते हैं, ये भी जान लीजिए। लोयस जो आपका पठार है, तो लोयस को क्या कहते हैं, एक प्रकार की बारीकी यानी छोटी छोटी रेतीली मिट्टी होती, उसको ही लोयस कहते हैं। इससे क्या होता है, आंधियों ने युगों में काल में इस पठार पर बिछा दिया था। क्योंकि आंधियों से छोटी छोटी धूल की यह रेतीली जो मिट्टी होती है, ये आंधियों से उड़कर क्या हो, बिछ गई थी। ठीक है, आदियों ने युगों के काल में, यानी युगों का काल आप बहुत जानते हैं, जो पिछला समय व्यतीत हो चुका है। और इसी मिट्टी के पठार का नाम आया है कौन सा, लोयस की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जी हाँ, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं 97%। जी हाँ, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो लगभग सभी लोग जानते हैं क्षोभ मंडल आपका इसी के हिस्से में आता है। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल,
समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं। देखिए मेघ गर्जन होना, बादल का गरजना जब बारिश होती है, तो ये सारी चीज़ें आप पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बादल गरजते हैं या बादल का गरजना वायुमंडल के किस परत में क्रियाएं होती, संक्रियाएं होती हैं, मेघ का गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए दोस्तों, क्षोभ मंडल होना चाहिए। जी हाँ, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कह सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा ट्रोपोस्फियर है या क्षोभ मंडल है, और इसी परत में आर्द्रता, जलकण, धूल कण, वायुधुंध तथा सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। ये आपको एक ही लाइन में सब बता दी, जो भी मौसमी घटनाएं हैं सभी क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फियर में होती है। आर्द्रता भी हो गया, जलकण, धूलकण, वायुधुंध, और ये पृथ्वी की वायु का सबसे घना भाग भी है। प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी में वायु का सबसे घना भाग कौन सा मंडल कहलाता है, तो वह आपका क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर कहलाता है। और पूरे वायुमंडल के द्रव्यमान का 80% हिस्सा जो है इसमें मौजूद होता है। किस पर? क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आई थिंक आप लोग वीडियो लाइक अवश्य कर लिया होगा अभी तक, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? देखिए जो सूर्य से जो आपका ये सूर्य है, इससे जो आपको पता है कि तीव्र किरणें आती हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जब हम रहते हैं, ठीक है, चारों तरफ ये स्थल पर, तो जब स्थल मंडल पे जो जितना भाग स्थल मंडल उतना रहते हैं, 1/3 आपका पता है कि भाग है। तो तीव्र किरणों द्वारा सुलझने में वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं क्या वह आर्गन है, ओजोन है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है। देखिए रक्षा की बात कर रहे हैं, प्राणवायु तो ऑक्सीजन कहलाती है, मनुष्य के लिए ऑक्सीजन कहलाती है, लेकिन अगर हम बात करें रक्षा करना तो रक्षा हमारी ओजोन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ओजोन गैस हमें तीव्र जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी, वो किरणें कौन होती हैं? तीव्र किरणें पराबैंगनी किरणें होती हैं। जी हाँ, ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली ये गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में 0.02% में पाई जाती है, और समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। और ये क्या होता है? तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है ओजोन। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर में पाई जाती है? कर्क रेखा के, भूमध्य रेखा के, मकर रेखा के या इनमें से कोई है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है, यह आ गया पृथ्वी। और इसमें आपको बताना है कि किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती, दोनों ओर, मान लीजिए ये एक रेखा हो गई, इसके इस तरफ भी पाई जाती, इस तरफ भी पाई जाती, शांत पेटी। तो शांत पेटी के बारे में जानते हैं कि दोस्तों कि ये दोस्तों भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा, इसके दोनों तरफ जो है शांत पेटी पाई जाती, किसके? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं? ज्वालामुखी को, ओजोन गैस को, भूकंप को या नदी को कहते हैं? जी हाँ, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व की बात कर रहे हैं। अब वाल्व ये घरों वाला जो बल्ब नहीं कहना है, ठीक है। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, ज्वालामुखी को कहा जाता है। वाल्व क्या है? जलता है, प्रज्वलित होता है। ज्वलित कैसे होता है? लाल प्रकार का। तो ज्वालामुखी भी एक प्रज्वलित है। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर की जो भी, ठीक है, घटनाएं होती हैं वह बाहर आता है, बाहर विस्फोट होता है, जिससे सुरक्षित भी होता है। क्योंकि ज्वालामुखी को सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं आप लोग, कि ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। किसके माध्यम से आते हैं? जो पृथ्वी में हमारे उपस्थित है लावा, गैस, राख, ये ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आते हैं। और ये पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग भी होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? भारत, जापान, जर्मनी, इक्वेडोर। आपका कमेंट क्या कहता है? आपका फीडबैक क्या कहता है? तैयारी एकदम से सिलेक्शन की चल रही। जी हाँ, हम बात करें तैयारी सिलेक्शन की चल रही है। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत या कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो आपके इक्वेडोर पर है, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कोटोपैक्सी विषुवत रेखा पर विश्व का सबसे ऊंचा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किस रेखा पर है? प्रश्न आ सकता है। तो कोटोपैक्सी एक विषुवत रेखा पर विश्व का सबसे ऊंचा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित एक द्वीप है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है 11th नंबर प्रश्न आप सभी प्यारे मित्र देख सकते हैं स्क्रीन पर है, और प्रश्न लाजवाब है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। दोस्तों इनमें से एक वलित पर्वत कौन सा है? आपका नीलगिरी हो गया, हिमालय हो गया, सतपुड़ा हो गया, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना एक वलित पर्वत की पहचान करना है। तो सभी लोग जानते हैं हिमालय जो हमारा एक कैसा है, हिमालय एक हमारा वलित पर्वत में आता है। अगला प्रश्न है कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? जी हाँ, जो आपके पठारी क्षेत्र हैं इसमें विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग दोस्तों 9% की बात करेंगे। जी हाँ, पठारी क्षेत्रों में विश्व की लगभग 9% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है भूकंप में धरातली जो तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे होती हैं, गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक और गौण तरंगे दोनों होती हैं। तो भूकंप की बात कर रहे हैं। भूकंप के धरातली में, भूकंप धरातली में तो जहाँ पर भूकंप होता है वहाँ के धरातल में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ये वहाँ की धरातलों में एल प्रकार की तरंगे होती हैं। किस प्रकार की दोस्तों? एल प्रकार की। आइए समझते हैं थोड़ा तरंगों के बारे में। पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है, और भूकंपी तरंग PSL प्रकार की होती है। ये तीनों तरंगे हैं PSL। P यानी कि प्राइमरी होता है, सभी लोग जानते हैं प्राइमरी में प्राथमिक प्राथमिक तरंग हम जिसे कहते हैं, और P तरंग ठोस होता है, तरल एवं गैस तीनों माध्यम में गमन करता है। प्राथमिक जो तरंग होता है प्राइमरी, ये दोस्तों ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यम में गमन करता है। P तरंग ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ऐसा आ सकता है कि ऐसा तरंग बताइए जो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में गमन करता है, तो आपका P तरंग है। वहीं S तरंग केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में ही गमन कर सकता है। तो ओनली केवल ठोस पदार्थों में गमन करने वाला कौन तरंग है? तो आपका S तरंग हो जाएगा। और L तरंग को धरातली तरंगे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नवीनतम पर्वतमाला कौन सा होगा? आपका अपलेशियन हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा, यूराल हो जाएगा, रॉकीज हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो नवीनतम पर्वतमाला पूछा गया है। अगर आप लोगों से बनता है तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। अपना इसको जरूर चेक करें। अगर आप इस पर 20+ का स्कोर ठीक है स्कोर क्रॉस करते हैं तो आप जीनियस है यहाँ पर। जी हाँ, आप जीनियस होंगे क्योंकि आप लोग बेहतर तैयारी करते हैं और मेहनत करते हैं। तो नवीनतम पर्वतमाला यूराल की बात करेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न है सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली पर। दोस्तों टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम नोट्स, वीडियो फाइल सब कुछ आप मिलता है, लिंक भी दे दिया गया है। साथ ही साथ अब आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी, वहाँ पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी नोट्स, पीडीएफ फाइल्स, MCQs आपको ठीक है टीम द्वारा हमारे प्रोवाइड करा दिया जाता है। दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है यह किस भूसन्नत से हुई है? आपके गोदावरी, टेथिस हो गया, शिवालिक हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय की उत्पत्ति दोस्तों किस भूसन्नत से हुई है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, एक ही नाम आता है, टेथिस आता है, या टेथिज भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यह दोस्तों काराकोरम श्रेणी या लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय की मुख्य श्रेणियों और तिब्बत के बीच में स्थित है। इसका निर्माण थेतीज या थेतीस सागर के अवसादों से हुआ है। अगला प्रश्न है 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है, अच्छे तरीके से यहाँ पे अटेंड करते हैं क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। दोस्तों प्रश्न यह कह रहा है कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली, कीनिया। देखिए ये आपके लेवल का प्रश्न है, पूछा गया है। ठीक है, इसलिए हर एक क्वेश्चन कंबाइन कराते हैं, क्योंकि कितना भी लेवल हाई कराएं कि यहाँ पर सिलेक्शन अटेंड 100% श्योर एंड प्योर हो, इसलिए इतने हार्ड भी क्वेश्चन को कंबाइन किया जाता है, सबमिट किया जाता है। ठीक है, तो विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो राइट ऑप्शन होना चाहिए इटली की बात करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं। ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। आपका कमेंट क्या कहता है? आपका कमेंट एक ही नाम आना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी जो है दोस्तों आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ केंद्रित है? जो आपके वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर है? आपके स्ट्रेटोस्फियर पर है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर पर है, मीसोस्फियर पर है, या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन बात करना है। जी हाँ, वायुमंडल में सबसे अधिक जो ओजोन है वह कहाँ पर है? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं स्ट्रेटोस्फियर की बात कर रहे हैं, या हम ओजोन की बात कर रहे हैं।
ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में है और समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की सतह में या पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित किया गया है? समतल मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल की बात करेंगे। जी हाँ, तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो आपके बहिर्मंडल के नाम से विदित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दीर्घ रेडियो तरंग, जी हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से, क्षोभ मंडल से, समतल मंडल से या उपरोक्त सभी से? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स फीडबैक करें, क्योंकि कमेंट यहाँ पे, ठीक है, आपका फीडबैक यहाँ पर सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो वह आपके आयन मंडल की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? जो संचार उपग्रह होते हैं वह हमारे वायुमंडल में किस स्तर पर स्थित है? क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, ठीक है, या क्षोभ मंडल दिया गया है। देखिए कंफ्यूजन है, यहाँ पे क्षोभ दिया गया है, क्षोभ मंडल, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लियर कर लेना है। कुछ अशुद्धियाँ होती हैं और उन्हीं अशुद्धियों को पहचानना है और बेस्ट ऑप्शन हमें क्लिक करना है और 1 नंबर क्लियर करना है। तो संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर में स्थित है तो वह आपके आयन मंडल पर है। जी हाँ, क्योंकि हमारा EVS में टारगेट है 30 ऑफ 30 लाना और सिलेक्शन का रास्ता तय करना। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% का भाग में विद्यमान है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का ऐसा भाग दोस्तों जिसमें जल वाष्प की कुल मात्रा 90% भाग में विद्यमान रहती है। क्षोभ मंडल, समतल मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल? आपका कमेंट बॉक्स क्या कहता है? आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक क्या कहता है कि वायुमंडल में किस भाग में आई थिंक जल वाष्प की कुल मात्रा 90% भाग में विद्यमान रहती है? वह हमारा क्षोभ मंडल है, जो सबसे निचली परत की बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ट्रोपोस्फियर में वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान लगभग 75 से 80% होता है और इस परत में बादल, बर्फ, बारिश होते हैं और यह वायुमंडल की सबसे कौन सी है? निचली परत है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न और इसके बारे में और भी जान लेते हैं। इस परत में देखिए क्या होता है, तापमान ठंडा हो जाता है क्योंकि यह पृथ्वी से ऊपर उठ जाता है और 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से ठंडा हो सकता है। हालांकि मौसम के आधार पर ऊंचाई के साथ का तापमान परिवर्तन बदलता रहता है और ट्रोपोस्फियर में वायुमंडल के साथ सभी वायु और जल वाष्प जो बादलों और वर्षा का निर्माण करते हैं उनका लगभग परसेंटेज 75 रहता है। और क्षोभ मंडल के बाद परत दूसरा आता है समताप मंडल होती है और सीमा जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित होती है उसे ही क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि क्षोभ मंडल जो होता है समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर या 6 से 6.2 मील तक फैला हुआ होता है। अक्षांश और मौसम के साथ क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है फिर बदलती भी रहती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, समान वायुदाब पाया जाता है। जी हाँ, नॉर्मल जो कहते हैं, समान, जनरल, नॉर्मल, तो समान वायुदाब पाया जाता है रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, ठीक है, सागर तल पर, या हम बात कर रहे हैं इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका ओपिनियन क्या कहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन NCERT के पैटर्न पर आपके मॉक टेस्ट नंबर 6 है। जी हाँ, 5 मॉक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर, ठीक है, एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा वहाँ सारी क्लासेज मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का परिवार है। तो समान वायुदाब पाया जाता है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं दोस्तों, सागर तल पर जो है समान वायुदाब पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? जब आप लोग अचानक देखें कि वायुदाब में क्या है अचानक कमी आ जाए तो ये सूचक, ये चिंता जो है हम कैसे जान पाएंगे कि वायुदाब में अचानक कमी है? एक सूचक भी है, एक क्या है सूचना भी कहती है, तूफानी मौसम का, स्वच्छ मौसम का, वर्षा मौसम का, या इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। जी हाँ, तो वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं जब वायुदाब में अचानक कमी आती है तो तूफानी मौसम का यह सूचक होती है। अगला प्रश्न है और मॉक क्वेश्चन है और आज का मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं विथ जायसवाल सर। लेट्स करेक्ट फॉर TT एग्जाम की बात करेंगे।
शिक्षक में बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, सिलेक्शन पाना है, तो हर एक कंसेप्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आज का मॉक क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। और सभी लोगों को कमेंट करना है। जी हाँ, हर एक भाई बहन जो भी वीडियो अंत तक देखें कमेंट करके जाना है इसका। और आइए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।